साथियों, आज आप हमारा ब्लॉग सुनना आपने प्रारंभ कर दिया है। हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज है और उसका ये प्रोग्राम है मंथन। तो मंथन किसी भी विषय पर हो सकता है और आज एक वृक्ष का मैं नाम ले रहा हूँ, पिलास। उसी में अगर सी लगा दें तो हो जाता है प्लासी। और आपने भारत के इतिहास में चर्चित प्लासी का युद्ध अवश्य ही सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और नए बच्चों ने जानकारी भी की होगी। आजकल गूगल और सब पर जानकारी है। क्या भारत के जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुए और प्लासी के युद्ध में क्या कोई समानता है? क्या कोई विशेष तथ्य जो प्लासी के युद्ध में हुए वो क्या इस लोकसभा के चुनाव के रण क्षेत्र में, रणकुंभ में भी देखने को मिले? क्या भारत व्यावसायिक और व्यापारिक बिजनेसमैन कंपनियों के आधार पर भविष्य में या आज गुलाम हो सकता है? क्या भारतीयों को रिश्वत देकर या लालच देकर भविष्य में भी खरीदा जा सकता है? जिस तरह से प्लासी के युद्ध में भारत की सत्ता का परिवर्तन हुआ था और बड़ा गंभीर विषय है। आज इस पर बड़ा तार्किक मंथन करते हैं। ये घटना 23 जून को ही घटी थी। 23 जून 1757 को। आज भी संयोग है कि आज 23 जून है और जून का महीना भारत के इतिहास में बड़ा कलंकित रहा है, स्वतंत्र भारत के बाद भी, क्योंकि 25/26 जून को भारत में आपातकाल, जो भारत के संवैधानिक इतिहास में, भारत के लोकतंत्र में एक महाकलंक माना जाता है, वो भी घोषित हुआ था और उसका भी एक्टिवेशन हुआ था। तो चलिए, आज ये तो भाई गंभीर विषय है, सुन लीजिए अवश्य। और मैं तो ये कहूँगा कि मंथन करिए, वो भी गंभीरता से, एक एक शब्द बहुत ही मतलब तरीके से और तरासे गए हैं भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर। साथियों देखिए, आप अगर हमारे मंथन प्रोग्राम में कुछ नया सुनना चाह रहे हैं, कुछ परिपाटी और परंपराओं से हटकर सुनना चाह रहे हैं, कुछ यथार्थ सुनना चाह रहे हैं, कुछ सत्य सुनना चाह रहे हैं, तभी आप समय बर्बाद करिए हमारे ब्लॉग को सुनने में, वरना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय समाचार चल रहे हैं, आप उनको सुनिए। लेकिन अगर आपको सही यथार्थ मंथन करना है, विचारण करना है, विवेचना करना है, विश्लेषण करना है, तो आप हमारे ब्लॉग को सुनिए। ज्ञान एंड नॉलेज के प्रोग्राम मंथन को आप ज़रूर सुनिए और यथार्थ विश्लेषण पाइए। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, इतिहासविद। हाँ, कभी पर्यावरणविद तो कभी इतिहासविद। जब इतिहास की चर्चा हो तो इतिहासविद, जब पर्यावरण की चर्चा होगी तो पर्यावरणविद। आज इस शीर्षक में इतिहास की चर्चा हो रही है। आज 23 जून है। भारत का इतिहास आज बदल गया था। जून का महीना भारत में हमेशा इतिहास का परिवर्तनशील महीना हुआ। जून और जुलाई, ये 2 महीने हमेशा भारत की प्रगति के पलायनवादी सिद्ध हुए। और अगस्त का माह जब आता है, क्योंकि अगस्त ऋषि का बड़ा सम्मान है आध्यात्मिक दृष्टि में, शायद उन्हीं के नाम के ऊपर अगस्त इस माह 8वें माह का नाम रखा गया है। और 8वां शनि का अंक है। शनि का मतलब हनुमान जी से प्रभावित होता है, प्रबंध तंत्र का महीना होता है। तो अगस्त का महीना आप देखिए, दुनिया में भी अगस्त क्रांति और 15 अगस्त, भारत के लिए अगस्त का महीना बहुत ही स्वर्णिम होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे जून की, और विशेष करेंगे 23 जून की। और वर्तमान में एक जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके क्रमगत हार की, क्योंकि आंकड़ा तो 400 रखा गया था, वो तो खैर मनोवैज्ञानिक रखा गया था, और वो मनोवैज्ञानिक में जो परिणाम आया उसमें वो अपना सफल भी हो गए फिलहाल। लेकिन समीक्षा में हम एक बिंदु अवश्य रखेंगे, क्योंकि अगर वो भी हमारे ब्लॉग को सुन लें तो कुछ मोटिवेशन अवश्य लें कि भारत के इतिहास का निर्णायक ये दिन क्यों हुआ। आप लोग भूल गए होंगे। फिलहाल हम एक वृक्ष का नाम ले रहे हैं, पिलास।
ढाक जिसको कहते हैं, और वो ढाक बिहार और बंगाल का जो मिलने वाला क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होता है। अभी तक अगर आप ना पहुँचे हों तो मैं आपको ले चल रहा हूँ 23 जून 1757 1757 का दिन आज का, जिस समय मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इस समय दोपहर का 2:30 बज रहा है, 2:30 से 3 बीच का समय हो रहा था। इसी समय भारत के भाग्य का फैसला हुआ था। वो प्लासी का युद्ध कहलाता है, जो भारत का निर्णायक युद्ध था और जिसमें कोई हिंदू राजा नहीं लड़ रहे थे, मुस्लिम राजा अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। एक ये भी विशेष बात है और इसका चलिए परिणाम भी आपको बताएंगे, हार जीत का रहस्य भी आपको बताएंगे। और भारत की जो बड़ी पार्टी है जिसका प्रदर्शन बहुत ही दयनीय हो गया, उसका भी कारण मैं बताऊंगा। आज का जो प्रसंग है, आज का जो ब्लॉक है, वो प्रत्येक भारतीय को अवश्य ही सुनना चाहिए कि भारत में सत्ता परिवर्तन किस तरह से होते रहे हैं। ये भारत में पहले सत्ता परिवर्तन की पहली घटना है जो कि रिश्वत, लालच और दंभ के ऊपर लड़ी गई और भारत का इतिहास बदला गया। पहली बार इसमें व्यापारिक लाभ और रिश्वत जिसे कहा जाए, लालच का उपयोग उस समय के शासकों ने खुलकर किया था और उसका दुष्परिणाम हुआ कि भारत पराधीन हुआ। मंथन करना है, क्या आज भी भारतीय छोटे से लालच में अपना विचारण को, अपने मंतव्य को और अपने हित और अनहित को क्या बेच सकते हैं? मंथन करिए और साथ में मंथन करें आज कि क्या भारतीय नागरिक क्या छोटे से लालच में या भ्रम में पढ़कर अपने सही आकलन को, सही विचारण को या सही एक जीवन शैली को क्या नीलाम कर सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, क्या पराधीन फिर से हो सकते हैं? मंथन है, करिए, अवश्य करिए, करना भी चाहिए, क्योंकि आप भारत के नागरिक ही नहीं, भारत के आप एक योद्धा भी हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग जरूर सुनते हैं, गंभीरता से सुनिए। पहले आप प्लासी का युद्ध का महत्व जानिए, तब आप आज की वर्तमान के निष्कर्ष को आप सही समझ पाएंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यावसायिक दृष्टि से भारत में आई थी और फिर वो अपना केकड़े की तरह भारत को पूरी तरह से उसने जकड़ लिया था। बंगाल उस समय भी व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तब जो बांग्लादेश है ये भी भारत का अभिन्न अंग होता था। तो आप इसी से समझ लीजिए कि भारत की कितनी बड़ी विशालता थी। उसको आज नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश भी, क्योंकि आज एशिया के देशों में काफ़ी अग्रणी व्यवसायिक केंद्र हो गया है और कई मामलों में भारत को टक्कर भी दे रहा है, जैसे टेक्सटाइल आदि में। उस समय भी व्यवसायिक दृष्टि से अंग्रेज़ों को यहाँ पर आधिपत्य स्थापित करना ही था और नवाब सिराजुद्दौला जो जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय के जो लाभ थे उनको लाभान्वित नहीं होने दिया अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों के द्वारा। तब उस समय मेजर जनरल रिचर्ड क्लाइव भारत का मैं अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को बढ़ा रहा था। अभी तक यहाँ ब्रिटिश रूल स्थापित नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यावसायिक दृष्टि से भारत में आच्छादित हो गई थी। देखिए भाई, मैं इतिहास का स्टूडेंट तो रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक पुलिस सेवा में रहने के कारण कुछ इतिहास से दूर हो गया था। तो कहीं हो सकता है कि छोटी मोटी गलती हो जाए, क्योंकि जो इतिहास के शोध वाले विद्यार्थी अगर हमारी इस बात को सुनेंगे या प्रतियोगी वाले, वो भी सुनते रहते हैं क्योंकि कई लोग कमेंट करते हैं, तब हो सकता है कहीं त्रुटि हो तो सुधार आप कर लीजिए या अपना
कमेंट के द्वारा हमें बताइए, जिससे हम पुनरावृत्ति कहीं गलती ना हो सके। प्रयास तो यही होता है कि गलती ना हो। तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला को जीतने का और डैमेज करने का प्रयास किया और उसने ब्रिटिश संसद में एक लेटर भेजा, कई लेटर भेजे कि हमको सैन्य सहायता दी जाए, क्योंकि उस समय नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटेन का झगड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहे थे। इस कारण ब्रिटेन सांसद ने मना कर दिया कि हम इस समय कोई भी रसद या किसी भी तरह की सैनिक सहायता आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप वहीं पर अपना जाल बुनिए और अपना सफलता प्राप्त करिए। रिचर्ड क्लाइव वास्तव में, जैसे कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन की, साम्राज्य की जो नींव डाली, वो रिचर्ड क्लाइव ने डाली। लगातार रॉबर्ट क्लाइव अपने ब्रिटिश शासकों से और अन्य देश के लोगों से, जिनके देशों के हित भारत में थे, क्योंकि भारत पूरी तरह से उस समय विश्व पटल पर में ध्रुवीकरण हो रहा था। एक तरफ फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज, तीनों की नजरें गिद्ध दृष्टि से भारत के ऊपर थी। तो फ्रांसीसी और नवाब एक तरफ हो गए थे और अंग्रेज और कुछ भारतीय हिंदुस्तानी, हाँ, जिन्हें गद्दार कहते हैं आप आज की भाषा में, या देशद्रोही कह देते हैं, या एक तरह से बिचवई वाले कह देते हैं, वो लोग रॉबर्ट क्लाइव की तरह व्यवसायिक हित के लिए, व्यवसायिक लालच के लिए हो गए थे। उनने भीतरघात करके योजना बनाई और वो योजना कारगर साबित हुई नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध। नवाब सिराजुद्दौला तो नवाब ही थे, नवाब जैसे थे वैसे आप जानते हो कि भारत के नवाब कितने शान और शौकत से रहा करते थे। वो भी सिराजुद्दौला, उनमें कुछ गुण, यद्यपि नवाबी वाले पूरी तरह से नहीं थे, वो एक योद्धा भी थे, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा सेनापति था वो मीर जाफर था। और रॉबर्ट क्लाइव ने अपने दो खुफिया तंत्र के द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया गया, साथ में अकूत धन देने की भी अपनी तरफ से ख्वाहिश रख दी, जिससे मीर जाफर अपना ईमान और अपना धर्म खो बैठा। ये देखते चलिए आप भारत के इतिहास में क्या क्या होता रहा है, और आगे अगर आप सावधान नहीं हुए तो व्यवसायिक हित बहुत बड़े हैं आज भारत में दुनिया की विदेशी कंपनियों के। रॉबर्ट क्लाइव तो एक बच्चा है जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चाइनीज की और विदेशी, अमेजॉन, पेगोजॉन, जाने कौन कौन सी हैं, भारत में लूट मचाए हुए हैं। नमक जो है 10 रुपए का नमक 90 रुपए में पहुंचा रही हैं घरों में, और लोग वाह वाह कर रहे हैं। ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। 10 रुपए का नमक बाजार में जाके मिल जाएगा, लाल वाला नमक, वो 90 रुपए का पैकेट देता है अमेजॉन, और भारतीय खुशी खुशी से नगद पैसे देते हैं यूपीआई के सिस्टम के माध्यम से। अब तो पता भी नहीं पड़ता है पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ा ताज्जुब होगा, ये हम कोई राम जी के समय की या कृष्ण जी की घटना की समय की बात नहीं कर रहे हैं, न हर्षवर्धन और पृथ्वीराज के समय की बात कर रहे हैं। ये तो हम अभी की बात कर रहे हैं, जिसे वर्तमान कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के पास 300 अंग्रेज सैनिक थे, 300 मात्र। इसको अगर आपको देखना है तो पूरी रिपोर्टें और सब अंग्रेज़ों के म्यूज़ियम लंदन में रखी हुई हैं। उन्होंने भारत में ऐसा संग्रहालय भी नहीं बनाया कि भारतीय उन संग्रहालयों में जाके पैसा खर्च कर सकें और भारत की आय हो सके। उसके लिए भी उन्होंने दुनिया के पूरे संग्रहालय लंदन में स्थापित कर रखे हैं। और लंदन को इसलिए सुंदर नहीं बनाया कि वो उसे सुंदर बना के रहना है, अरे सुंदर इसलिए बनाया है कि जिससे आप ऐसे
लोगों से और हम ऐसे लोगों से वो अकूत संपत्ति कमा सकें घर में बैठे बैठे म्यूजियम के माध्यम से। और भारत में महारानी गायत्री देवी जी सन 1975 में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने जा रही थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वो म्यूजियम ही लुटवा दिया। ऐसा रिपोर्टें हैं और समाचार भी हैं भाई। इसीलिए मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ पूज्य श्री कबीरदास जी की उक्ति से कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हो सकता है किसी को हमारी बात बुरी लग जाए या अनुचित लग जाए, तो उसके लिए तो वही क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं तो ऐतिहासिक तथ्य बताता हूँ और यथार्थ विवेचन करता हूँ तार्किकता के साथ, साक्ष्यों के आधार पर। और भारतीय सेना नवाब सिराजुद्दौला की सेना में कितने जवान थे और कितने अधिकारी थे, इसकी भी गणना तो आप जान लें। 18,000 सैनिक थे सशस्त्र, हाँ खाली हाथ भी नहीं, सशस्त्र। और मीर जाफर, अरे भारत के इतिहास का कलंक कलंक, वो भारत का सेनापति था नवाब सिराजुद्दौला का। और क्लाइव ने अपने 2 आदमी भेज के उसको लालच देके और पैसा देके पूरी सेना को अपने पक्ष में कर लिया। बिगर युद्ध किए ही भारतीय सेना, नवाब सिराजुद्दौला की सेना हार गई। और फिर भी युद्ध हुआ, क्यों? क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति मोहनलाल ने वीरता के साथ सामना किया और 150 अंग्रेज सैनिकों को धराशायी कर दिया था। अंत में वो वीर गति और अमर गति को प्राप्त हुए और उसी मोहनलाल जी के धराशायी होने के बाद ही नवाब सिराजुद्दौला गिर गए और वहीं उनकी बोटी बोटी काट दी गई। और अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को तोहफा देकर बंगाल का नवाब बना दिया। इस तरह से भारत में पहला सत्ता परिवर्तन हुआ। किसके द्वारा? बहुराष्ट्रीय कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आज भारत में कितनी कंपनियां जरा रन कर रही हैं और उनके स्वार्थ कितने टिके हैं। क्या वो भारत की देसी पार्टियों को नहीं खरीद सकती हैं? जरा मंथन तो करिए। 8500 रुपये हर मतदाता को देने का कमिटमेंट, 1 लाख रुपए हर भारतीय नारी को देने का कमिटमेंट। अरे भाई ये क्या लालच से कम नहीं है? अरे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी 400 वाली, भाई हम नाम नहीं लेंगे किसी पार्टी का, हाँ मर्यादा रखेंगे, ना 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 ना, क्योंकि अभी बेचारे हमारे ब्लॉगर श्री अजीत भारती साहब के पास कर्नाटक की पुलिस आ गई, वो भी सादा कपड़ों में। मैं तो रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ, मैं तो आज तक घर से नहीं निकला बिगर वर्दी पहने कभी, जब तक पुलिस में रहा, ये बत ही नहीं थी। वो बताओ कर्नाटक से आ गए, अरे भाई वाह, वारी पुलिस। मैं प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी से कहूँगा, निवेदन करूँगा और आगाह भी करूँगा, अपने कर्तव्य की बलवेदी पर चढ़ जाना, कभी इन नेताओं जी के या किसी के प्रलोभन में मत आना, क्योंकि आप वर्दी को कलंकित करेंगे, आप एक विभाग को कलंकित करेंगे। कभी ऐसा काम मत करिए कि आपके ऊपर कोई आदमी उंगली उठा सके। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कि अजीत भारती जी ने बड़ी निडरता से आपका सामना किया, कर्नाटक पुलिस वाले, और आप निरुत्तर हो गए क्योंकि आप गलत थे। आप भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम और कानून का उल्लंघन कर रहे थे। 41 CRPC के नोटिस में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, जो शर्तें दी गई हैं, उनका आपने एक का भी पालन नहीं किया। आप आई कार्ड तक नहीं रखे थे, आप नेम प्लेट तक नहीं लगाए थे, और आप दूसरे प्रांत में आके कार्य कर रहे हैं। भाई ऐसा अशोभनीय कार्य मत करो भाई पुलिस वालों। हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं भी जाती है किसी दूसरे प्रांत में, देखिए पूरे नेम प्लेट के साथ, पूरे आई कार्ड के साथ, पूरे फुल यूनिफॉर्म के साथ कार्रवाई करती है निडरता से। आप भी निडर बनिए। भारत की पुलिस
पूरी हर जगह भारत की पुलिस का सम्मान है, हर जगह भारत के पुलिस की इज्जत है, सम्मान है। भाई जनता में अगर आप अपने को उच्च रखना चाहते हैं और मनोबल उच्च रखना चाहते हैं तो आपको इतना त्याग करना पड़ेगा। हाँ, मैं एक रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ इसलिए और आपको आगाह कर रहा हूँ। तो भाई डर लगता है कहीं किसी पार्टी का नाम या किसी नेताजी का नाम नगर निकल जाए मुंह से तो फिर कहीं पुलिस आ जाएगी तो फिर समाज में इज्जत क्या रहेगी। और ये भी काम नहीं बंद कर पाता हूँ। हाँ, ये भी भाई जब काम की शुरुआत कर दी है, चैनल डाल ही दिया है ज्ञान एंड नॉलेज। अरे ज्ञान प्राचीन भारत और नॉलेज आधुनिक भारत। अंग्रेजी को भी समझिए तब अंग्रेज़ों की टांग तोड़ पाओगे आप। अब मैं तो खैर अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ लेकिन हिंदी से ही काम चला लूँगा। हाँ, खैर देख लीजिए भाई, 8500 रुपये में, 1 लाख रुपये में, भ्रम में भारत का संविधान बदल दिया जाएगा। अरे मान्यवरों, भारतीय नागरिकों, भारत का संविधान तो एक पार्टी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बदला है। भारत की प्रस्तावना ही बदल दी। आप बैठे बैठे सुनते रहे। 1975 में तो कई भारतीय पैदा भी नहीं हुए होंगे जो आज वोट डाल रहे हैं। भारत के संविधान को ही नहीं जान रहे हैं कि भारत के संविधान में कितने परिवर्तन हो गए। वही तो भारत के संविधान में जो परिवर्तन हुए 127, उसमें 100 परिवर्तन तो एक ही पार्टी ने किए हैं, 100 परिवर्तन, और 27 अन्य पार्टियों ने किए हैं, जिसमें मानवर मोरारजी देसाई भी बन गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बन गए, अटल बिहारी जी साहब बन गए और अब श्री नरेंद्र मोदी साहब भी हैं। सब भाई भारत का लचीला संविधान है, संशोधन की परमिशन देता है। तो आप संविधान के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हो कि संविधान को नहीं बदला जा सकता है। क्यों नहीं बदला जा सकता भाई? जब भारत के संविधान निर्माताओं ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको अधिकार दिया है छाती ठोक के कि भारत का संविधान, अरे कभी दुर्भाग्य से सौभाग्य से कोई भी सांसद बन सकता है। आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। राज्यसभा के सदस्य तो बन ही सकते हो आप, 12 मनोनीत सदस्य बन सकते हो 12 में, कोई भी बन सकता है भारत का नागरिक हो। हाँ, तो ऐसी बात मत करिए हैं। कभी भारतीय नागरिकों, आप लोग कितने सीधे सच्चे हो। एक तो 8500 रुपये पे अपना ईमान बदल देते हो, 1 लाख रुपए पे ईमान बदल देते हो। कान कौआ ले गया, कान कौआ ले गया। अरे भाई 1757 से आज तक कुछ बदलोगे कि नहीं बदलोगे? अब आप गुलाम देश में नहीं रह रहे हो, स्वतंत्र देश में रह रहे हो। आपके मत से ही सरकार बनेगी, आपके मत से ही संसद बनेगी, आपके मत से ही संविधान सम्मान पाएगा। आपका मत गौरवशाली है। आप दुनिया के सबसे बड़े मतदाता हो लोकतंत्र के, 1 अरब 40 करोड़ मतदाता हो। आपको मतदान से पहले चिंतन करना चाहिए और भाई हर चीज़ देखना चाहिए। और जाति पात सांप्रदायिकता ये सब भारत की सीमा से बाहर रखें। भारत महान, भारत की भूमि में जब आप निवास कर रहे हैं तो आप भारतीय हैं। और भारतीय चिंतन महाभारत से करिए। महाभारत में अभिमन्यु को 7 महारथियों ने निहत्थे मारा तो दुनिया ने ये कहा कि अभिमन्यु को उन 7 महारथियों ने गलत मारा क्योंकि अभिमन्यु निहत्था था। और फिर आगे जब महाभारत युद्ध चलता है तो वही अभिमन्यु को मानने वाला दुर्योधन जब मारा जाता है और भीम गदा युद्ध में मारता है, और गदा युद्ध में जब मारता है गलत रूप से, तो आज भी दुनिया कहती है कि दुर्योधन को भीम ने गलत रूप से मारा था। भारतीय मतदाता तो लोकतंत्र में इस तरह का होना चाहिए। चलिए, प्लासी के युद्ध से आज की बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो अब सत्ता में आ गई है उसको मंथन करना चाहिए कि आपके इधर भी जो आपके सांसद हारे हैं वहाँ बड़ा भीतरघात हुआ है। कई मीर जाफर है, कहाँ तलाश करोगे। आपका खुफिया तंत्र और विशेषकर उत्तर प्रदेश का खुफिया तंत्र, जो सरकार का विशेष खुफिया तंत्र होता है, आप उनको वेतन भी देते हो लेकिन उन्होंने आपको कोई सूचनाएं दी नहीं। सटी सत्ता परिवर्तन तो हो ही गया देखा जाए तो। आप तो 240 में ही रुक गए। वो तो एनडीए के दल के जो घटक हैं, अरे ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको इसी मई महीने में
1999 में एक सांसद नहीं मिला था पूरे देश में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में निवेदन करते रह गए थे, एक उंगली नहीं उठी थी, और जिस उंगली को उठना था पक्ष में, उसी ने भितरघात कर दिया था। वो भी एक मीर जाफर की ही घटना थी इस देश में। मंथन करिए, चिंतन करिए, सरकार गिर गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हरा दिया गया। बताइए, जिससे योग्यतम प्रधानमंत्रियों में से एक वो व्यक्ति निरुत्तर था, कृतत्व विमूढ़ था, लेकिन फिर भी निडर थे, अपने नाम के अनुरूप थे। जैसा उनका नाम अटल, वैसे ही वो अटल रहे। वास्तव में वो चंबल के बटेश्वर के रहने वाले थे और उनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा थी, इसी कारण वो अटल रहे। चलिए, आज का बहुत अच्छा चिंतन हुआ। प्लासी का युद्ध व्यवसायिक दृष्टि से लड़ा गया था। सबसे पहली बार उसमें रिश्वत, लालच और भ्रष्टाचार का, करप्शन का उपयोग हुआ था और भारत की सत्ता का परिवर्तन हुआ था। भारत का तख्ता बदला गया था। ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इतिहास दर्पण की तरह हमें प्रेरणा देती हैं, मोटिवेशन देती हैं, एक सीख देती हैं और लर्निंग देती हैं। आज यही समापन करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। 23 जून हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।